Dear students, I am resuming my lecture on startups. Eligibility for becoming a startup company. अगर आपको एक स्टार्टअप कंपनी बनाना है तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि या तो कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो कंपनीज एक्ट के अंतर्गत, या फिर आप एक पार्टनरशिप बनाएंगे पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत, और या तो फिर आप एक एलएलपी बनाएंगे एलएलपी एक्ट के अंतर्गत। यानी इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। आप इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन से 10 साल तक स्टार्टअप रह सकते हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन है, आपका टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपके इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन से लेकर के आपके जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब द टर्नओवर ऑफ एंटिटी फॉर एनी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर्स सिंस इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन हैज़ नॉट एक्सीडेड 100 करोड़ रुपी। तो रिमेंबर दिस। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है स्टार्टअप के लिए एलिजिबल होने के लिए कि आपका वर्किंग एरिया क्या होगा, तो आपका वर्किंग एरिया होगा इनोवेशन, डेवलपमेंट या इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट, या डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोसेस और सर्विस, या फिर कोई स्केलेबल बिजनेस मॉडल जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है या वेल्थ क्रिएशन का बहुत हाई पोटेंशियल है। ऐसा कोई बिजनेस एरिया आपका होना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, अगर आप ये सारी बातें जो मैंने कही वो पूरी करते हैं तो आप गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एक एलिजिबल स्टार्टअप कंपनी है। बस इतना याद रखिएगा कि आप पहले से इस एग्जिस्टिंग किसी बिजनेस को स्प्लिट करके या रिकंस्ट्रक्ट करके अपना बिजनेस नहीं बनाएंगे। कोई भी स्टार्टअप जैसे ही 10 साल कंप्लीट करेगा फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन, उसका स्टार्टअप स्टेटस हट जाएगा। अगर किसी साल उसका टर्नओवर 100 करोड़ रुपीज से ऊपर हो गया तो भी उसका स्टार्टअप स्टेटस हट जाएगा। दैट मीन्स एन एंटिटी शेल cease to be a startup on completion of 10 years from the date of incorporation or registration, or if its turnover for any of previous year exceeds 100 crore rupee. तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। Recognition as a startup. The process of getting recognition as a startup, I am explaining you. The first thing, online application, either in the mobile app provided by the DPIIT or the portal set up by the DPIIT, you can online apply for getting recognition. Along with your application, you have to attach a copy of certificate of incorporation or registration and a write-up about the nature of your business. उसमें आप बताएंगे राइटअप में कि आपका बिजनेस कैसे इनोवेशन, डेवलपमेंट या इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोसेस या सर्विस में का काम कर रहा है, या किस तरीके से आपने आपका जो स्टार्टअप हो कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा या कैसे वेल्थ क्रिएट करेगा, इसका एक राइटअप आपको देना होगा। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट, और अगर DPIIT को लगता है कि कोई और जानकारी आपसे चाहिए, वो सब उनको आप दे देते हैं। फिर वो चाहे तो कुछ इंक्वायरी कर सकते हैं। उन सब के बाद यानी आफ्टर रिसीविंग ऑल डॉक्यूमेंट्स, इन्फॉर्मेशन और एनी इंक्वायरी इफ दे हैव कंडक्टेड, तो या तो वो आपको स्टार्टअप के तौर पर रिकॉग्नाइज कर देंगे और या तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। बट रिमेंबर, इफ दे आर रिजेक्टिंग योर एप्लीकेशन दे विल प्रोवाइड यू द रीजन। वो आपको कारण बताएंगे कि क्यों उन्होंने आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सर्टिफिकेशन ऑफ इंटर मिनिस्टेरियल बोर्ड फॉर अवेलिंग द टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80 IAC। जैसे ऊपर मैंने आपसे कहा था और इनकम टैक्स एक्ट में भी हमने पढ़ा है कि कोई भी एलिजिबल स्टार्टअप कंपनी सेक्शन 80 IAC के अंतर्गत अपने प्रॉफिट या गेन ऑफ बिजनेस को 100% डिडक्शन क्लेम कर सकती है 3 साल के लिए। तो उसके लिए उसको एक सर्टिफिकेट लेना होता है इस टैक्स एग्जम्पशन के लिए। यह सर्टिफिकेट जो है इंटर मिनिस्टेरियल बोर्ड देता है। तो सर्टिफिकेट किस तरीके से मिलता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, यू हैव टू मेक एन स्टार्टअप हैव टू मेक एन एप्लीकेशन इन फॉर्म 1 अलॉन्ग विथ डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड इन। इसके बाद जो इंटर मिनिस्टेरियल बोर्ड है, अगर उसको लगता है कि आपसे कोई जानकारी चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मांग सकता है। उसको लगता है बोर्ड को कि आपके कोई इंक्वायरी होनी चाहिए, वो भी कर सकता है। इसके बाद अगर सब कुछ ठीक पाया गया तो इंटर मिनिस्टेरियल बोर्ड आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ एग्जम्पशन दे देगा। फिर स्टार्टअप 80 IAC में एग्जम्पशन क्लेम कर सकती है, और चाहे तो वो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। बट अगेन दे विल प्रोवाइड यू रीजन व्हाई दे आर रिजेक्टिंग योर एप्लीकेशन। बट इफ योर एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड by interministerial board, you will not be eligible for tax benefit under section 80 IAC. तो remember this point. Next जो बात है बच्चों, जब मैं ऐसे बोलता हूँ the board, the interministerial board of certification, तो इसमें कौन कौन होता है? एक तो जॉइंट सेक्रेटरी है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो इसका कन्वीनर होगा। एक रिप्रेजेंटेटिव डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वो इसका मेंबर होगा।
एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो भी इसका एक मेंबर होगा। जैसे ही आपको recognition certificate of a startup मिल जाता है इंटरमिनिस्ट्रियल बोर्ड से, यू कैन अप्लाई फॉर टैक्स एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 80 IAC ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एंड यू कैन क्लेम exemption for 3 consecutive financial year out of your first 10 year of incorporation। तो इसको आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। तो इनकम टैक्स में वैसे भी आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, तो इन सब बातों को अच्छी से याद रखोगे बच्चों। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग टू इनकम टैक्स एग्जम्पशन 80 IAC। 80 IAC में कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या LLP ही टैक्स एग्जम्पशन के लिए आ सकती है, और ऐसा स्टार्टअप जो 1 अप्रैल 2016 या उसके बाद इनकॉर्पोरेट हुआ है और जिसके पास ये जो इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड का सर्टिफिकेशन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। टैक्स एग्जम्पशन under section 56 of income tax act, that is known as angel tax. Once your startup is recognized by the board, and startup may apply for angel tax exemption। angel tax exemption 56 हम income tax में भी पढ़ चुके हैं, यहाँ भी ऊपर मैंने आपको बताया था। सबसे पहला शर्त है DPIIT should recognize your startup, and second, after proposed issue of share to angels, your aggregate amount of paid up share capital and security premium should not exceed 25 crore, then you are eligible for exemption under section 56 of income tax act। when you are going for approval for section 56, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ शर्तें आप पूरी करेंगे तभी आपको सेक्शन 56 का एग्जम्पशन मिलेगा। पहली शर्त तो ऊपर मैंने बताई, DPIIT के द्वारा आपका स्टार्टअप रिकॉग्नाइज हो, आपका जो पेड अप शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम है आफ्टर इशू या प्रपोज्ड इशू ऑफ शेयर 25 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि जब हम ये एग्रीगेट अमाउंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल निकालेंगे तो ये जो 25 करोड़ का जो लिमिट निकालेंगे, तो इसमें कुछ बातों का आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपने नॉन रेसिडेंट या वेंचर कैपिटल कंपनी या वेंचर कैपिटल फंड को कोई शेयर इशू किया है तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है 25 करोड़ के लिमिट में। इसके साथ एक बात का और आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपकी जो कंपनी है या जो स्टार्टअप है वो जो शेयर्स इशू कर रही है या प्रपोज टू बी इशूड है, उसमें भी आपको इस बात का ध्यान में रखना है कि अगर जो शेयर्स इशू किए जा रहे हैं स्टार्टअप के द्वारा वो किसी स्पेसिफाइड कंपनी को किए जा रहे हैं, तो उनको भी जो शेयर इशू किए जाएंगे वो इस 25 करोड़ के लिमिट में इंक्लूड नहीं होगा। तो इन बातों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखोगे। shall not be included, so remember this, when the consideration received by the startup for shares issued or proposed to be issued to a specified company shall also be exempt and shall not be included in computing aggregate amount of paid up share capital and share premium of 25 crore rupee। तो shall not be included is very important। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि जो स्टार्टअप है उसने, मैं कुछ आपको एक लिस्ट बता रहा हूँ, स्टार्टअप विल नॉट मेक एनी इन्वेस्टमेंट इन दीज एसेट्स, दैट इज द स्टार्टअप हैज नॉट इन्वेस्टेड इन एनी ऑफ द एसेट्स विच आई एम एक्सप्लेनिंग यू। कोई भी बिल्डिंग, लैंड जो बिल्डिंग से जुड़ा हुआ है, अगर वो रेसिडेंशियल हाउस के नेचर का है तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। हाँ, एक केस में कर सकते हैं, अगर वो आपने स्टॉक इन ट्रेड के तौर पे रखा हुआ है या फिर रेंटिंग के लिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आपने रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही लैंड, बिल्डिंग जो रेसिडेंशियल हाउस नेचर की है उसको आप ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, एक केस को छोड़कर। अपने खुद के बिजनेस के लिए अगर आपने लिया है या फिर स्टॉक इन ट्रेड यानी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आप कोई लोन या एडवांस नहीं बांटेंगे एक्सेप्ट इन योर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, आप कोई भी अदर एंटिटी में कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, शेयर सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, कोई मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट, यॉट या कोई अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसका जो एक्चुअल कॉस्ट है अगर वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। हाँ, अगर ये आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है देन यू कैन मेक, नो प्रॉब्लम। सेम इन केस ऑफ ज्वेलरी, इफ दैट इज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस यू कैन मेक इन्वेस्टमेंट, अदरवाइज नॉट। और कोई भी अदर एसेट, चाहे वो कैपिटल एसेट हो या ना हो, जो सेक्शन 56 के अंतर्गत सरकार स्पेसिफाई कर दे, उन सब में आप इन्वेस्टमेंट यानी स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो ध्यान में रखना है, जो स्टार्टअप है वो किसी ऐसी एसेट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा अपने आने वाले 7 सालों के लिए, इस बात का भी ध्यान में रखना है। यानी जिस साल आपने प्रीमियम पर शेयर इशू किया था
एंजल इन्वेस्टर्स को। वहां से आने वाले 7 सालों तक आप ऐसे किसी भी जितनी एसेट्स मैंने ऊपर बोली है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस को छोड़कर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। मैंने ऊपर कहा था स्पेसिफाइड कंपनी में अगर आप शेयर इशू करते हैं तो 25 करोड़ की लिमिट में नहीं आती। स्पेसिफाइड कंपनी का मतलब है कोई ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड होते हैं अकॉर्डिंग टू सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन, और जिनका जो नेटवर्थ एज पर देयर लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट जो है, जो उनका जो नेटवर्थ है दैट एक्सीड्स 100 करोड़ रुपी, या फिर उनका टर्नओवर जो लेटेस्ट ऑडिटेड अकाउंट्स के अकॉर्डिंग है 250 करोड़ रुपीज से ज्यादा है, तो उनको अगर आप देते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये स्पेसिफाइड कंपनी है। वेंचर कैपिटल कंपनी या वेंचर कैपिटल फंड आप सेबी में पढ़ चुके हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं और आगे बताऊंगा। तो इस तरीके से आप अगर ये सारी शर्त पूरी करते हैं तो आप सेक्शन 56 का एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। इसके साथ जो स्टार्टअप है वो एक फॉर्म 2, ये ऊपर मैंने बोला था, DIPP को भर के देगी, और उसके बाद जो DPIIT जो है, ये पहले DIPP था इसलिए वो मुंह से निकल रहा है, बट DPIIT जो है ये उसको CBDT को फॉरवर्ड करेगा। DPIIT जो है ये पहले DIPP के नाम से जाना जाता था, अभी इसका नाम हो गया है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये ये जो DPIIT है यही एक इम्पोर्टेंट नोडल एजेंसी है जो पूरा कॉमर्स इंडस्ट्री को देखती है। इंडियन स्टेट विथ स्टार्टअप पॉलिसीज। Indian states with startup policies. States have a vital role to play in promoting the startup ecosystem. Why? Because India is country of states, and at the end of the day, you have to establish your startup in any of the states or UT of the country. पहले जब तक स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम लॉन्च नहीं हुआ था तब तक सिर्फ 4 स्टेट गवर्नमेंट की ही अपनी खुद की स्टार्टअप पॉलिसी थी। सभी स्टेट टुकड़े टुकड़े में स्टार्टअप के लिए काम कर रहे थे। देयर वाज अ नीड फॉर अ कंसोलिडेटिंग एफर्ट्स। जैसे ही ये जो स्टार्टअप इंडिया हमारा आया, जो नेशनल प्रायोरिटी लेकर के आया इसका, अभी प्रेजेंटली लगभग काफ़ी स्टेट्स ने अपने खुद के स्टार्टअप पॉलिसीज बनाए हैं और वो इनकरेज कर रहे हैं इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ने के लिए। एक जो इम्पोर्टेंट रोल स्टेट प्ले कर सकता है वो है रेगुलेटरी बर्डन। जो स्टेट के जो लॉज हैं, जो स्टेट के लॉज है जैसे लेबर, टैक्सेशन, लैंड, जो ये सारे लॉज हैं उनके जो रेगुलेटरी बर्डन है वो स्टार्टअप्स के लिए, उनके फाउंडर्स के लिए कम कर सकता है। स्टेट्स बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जैसे हैकथॉन्स, बूट कैम्प्स, पिचिंग सेशंस स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए। फिर भी अभी भी स्टेट्स की तरफ से काफ़ी कुछ करना जरूरी है ताकि हम एक स्टार्टअप नेशन के तौर पर आगे बढ़ सकें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो स्टेट गवर्नमेंट एक रोल प्ले कर सकता है। स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग, जैसे मैंने ऊपर आपसे कहा था कि जो हमारे यहाँ जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, जो DPIIT हो गया, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, उसने एक आइडिया किया है, डेवलप किया है स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसका मकसद है स्टेट्स और यूटीज के बीच में एक कंपटीशन पैदा करना ताकि वो अपनी रैंकिंग के लिए अपने तरफ से एक प्रोएक्टिव अप्रोच दिखाएं, एक कंपटीशन की भावना लाना। तो एक रैंकिंग सिस्टम है कि कौन सा स्टेट स्टार्टअप के लिए कितना अच्छा कर रहा है, तो इसलिए इसको लेकर के आया गया है। इसके अंतर्गत जो रैंकिंग सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। There are 38 action points categorized into 7 broad pillars, जैसे startup policy and implementation, incubation support, seed funding, angel and venture funding, simplification of regulation, easing public procurement and awareness and outreach। इसके आधार पर स्टेट्स की रैंकिंग की जाती है और जो स्टेट जितना अच्छा करेगा उसका रैंक उतना अच्छा होगा। तो एक कंपटीशन लाने के लिए ऐसा किया गया है, तो ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। यहाँ पर कुछ जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनके स्टार्टअप पॉलिसी के कुछ हाइलाइट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट में जैसे वेस्ट बंगाल का दिया है, वेस्ट बंगाल ने अपना पॉलिसी लॉन्च किया था स्टार्टअप के ऊपर जनवरी 2016 में। इन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च किया है startupbengal.in के नाम से। इसका मकसद है जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन जो स्टार्टअप से रिलेटेड है उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना ताकि वो एक दूसरे से अच्छी से कम्युनिकेट कर सकें, स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, ताकि उनका काम करना थोड़ा आसान हो सके। ये जो पॉलिसी है दिसंबर 2021 तक रहेगी। यूपी गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव लिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा आईटी इन्वेस्टमेंट उनके स्टेट में आए और नए स्टार्टअप्स आगे बढ़े। ओडिशा ने भी एक प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है जिसका मकसद ओडिशा को टॉप 3 इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया बनाने का है। इसके लिए उन्होंने एक 10 ईयर प्लान भी बनाया जो 2025 तक जाएगा। इन्होंने अपना खुद का भी एक मेक इन इंडिया प्लान लॉन्च किया हुआ है। राजस्थान ने भी स्टार्टअप को लेकर अक्टूबर 2015 में एक प्लान लॉन्च किया हुआ है।
इसके अंतर्गत वो 500 स्टार्टअप आने वाले 5 सालों में राजस्थान में बनाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने बाकायदा कुछ फंड एलोकेट किया ताकि 50 इंक्यूबेटर्स बनाए जा सकें और उनका मकसद है कि लगभग 500 करोड़ रुपए का फंडिंग नेक्स्ट 5 ईयर में स्टार्टअप के लिए किया जाए। कर्नाटका ने भी एक 5 ईयर प्लान इस जो स्टार्टअप है उनको लेकर के किया हुआ है। वो कम से कम 25 टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टार्टअप अपने यहाँ बनाना चाहते हैं। इसके साथ वो कम से कम 2000 स्टार्टअप जो टेक्नोलॉजी और 600 स्टार्टअप जो प्रोडक्ट बेस्ड हों उसको लेकर के प्लान तैयार कर रहे हैं। उनका मकसद 18 लाख के लगभग जॉब क्रिएट करना है अपने स्टेट के लिए। गुजरात का भी एक 3-fold स्ट्रेटेजी है जिसमें इनोवेटर्स, इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट कमिटीज़ को इंक्लूड किया गया है। ये जो 3 फॉर्म एक चेन है जिसमें इनोवेटर्स अपने आइडिया लेकर के आएंगे, इंस्टीट्यूशन उनको फैसिलिटेट करेगा और गवर्नमेंट कमिटी उनको नेसेसरी अप्रूवल दिलाएगी ताकि स्टार्टअप आसानी से काम कर सके। झारखंड भी अभी उन्होंने भी अपना एक स्टार्टअप पॉलिसी लाया हुआ है जिसके लिए 10 करोड़ उन्होंने इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर्स के लिए स्टेट में प्लान किया हुआ है ताकि एक इनोवेशन जॉब वहाँ पर दी जा सके। इसके साथ साथ उन्होंने जो IIM अहमदाबाद के साथ मिलकर भी एक प्लान तैयार किया हुआ है। इस जो बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए हुए हैं हर टाइप के जो स्टार्टअप को लेकर आना चाहते हैं। एग्जम्पशन फॉर स्टार्टअप्स, आई विल टेल यू दिस इन नेक्स्ट लेक्चर। Thank you. Thank you for watching. Subscribe my channel for more lecture.